हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, क्लास 12 एजी का सिलेबस चल रहा है। क्लास की बात करें तो बेटा आपका क्लास है क्लास 12 एजी, और क्लास 12 एजी में आपका जो सब्जेक्ट चल रहा है एनिमल हस्बेंड्री। तो बेटा एनिमल हस्बेंड्री की हम बात करेंगे, और एनिमल हस्बेंड्री आपकी 2 से 4 दिनों में आपकी समाप्त होने जा रही है। ठीक है, 2 से 4 दिनों के अंदर अंदर एनिमल हस्बेंड्री आपकी बिल्कुल कंप्लीट कर दी जाएगी। आप बेनिश्चिंत रहिए। देखो, इस वीडियो में हम समझेंगे पशुओं को गिराने की सावधानियाँ, यानी पशुओं को गिराते समय कौन कौन सी सावधानियाँ अपनानी चाहिए। पहला क्वेश्चन आपका यही है। अगला क्वेश्चन जो भी आएगा वो भी आपको समझाया जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। देखो, कोई भी चीज़ अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तब आपके अच्छे से समझ में आएगा कोई भी टॉपिक हुआ। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखोगे तो वही टॉपिक आपकी समझ में नहीं आएगा। तो बेटा आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें, और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। और जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटा करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन यही है। जब हम पशुओं को गिराते हैं, क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा कि भाई पशुओं को गिराते समय आप कौन कौन सी सावधानी बरतोगे। पशुओं को गिराते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतोगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सावधानियां पढ़नी है। कुल मिला के पशुओं को गिराते समय जो भी सावधानियां अपनाओगे वो सावधानियां इसमें पढ़नी है। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लग चुका है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, ताकि घर बैठे आप अच्छे से तैयारी कर सको, और जो भी आपके स्टूडेंट हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। तो देखो, पशुओं को गिराने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात को पहले समझो। पशुओं को गिराने अथवा नियंत्रण करने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों के कारण पड़ती है। तो वो कौन कौन से कारण हैं, हम एक एक करके उन कारणों का पता लगाएंगे। जैसे फर्स्ट कारण है बेटा, पशुओं को दवा पिलाने के लिए। देखो, जब भी पशुओं को दवा पिलाने की बात होगी तो भी भाई पशुओं को गिराने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है या पड़ेगी, कह सकते हो आप। सेकंड पॉइंट, पशु के किसी भाग पर दवा मरहम लगाने के लिए। मान लो पशु के कोई भी पार्ट, कोई भी अंग, जैसे पैर हो गया या कहीं पे भी कोई कट फट जाता है, वहाँ घाव बन जाता है, और उस घाव पे दवा या मरहम आदि का लगाने का आप काम करोगे तो भी आपको पशुओं को गिराना पड़ेगा। दूसरा कारण ये था। तीसरा था ऑपरेशन करने के लिए। पशु का अगर आपको ऑपरेशन करना पड़े तो उस कंडीशन में भी पशुओं को गिराया जा सकता है। थर्ड है, देखो यहाँ पे ये सीख रहे हो अभी आप कि पशुओं को गिराने की आवश्यकता क्यों है। अभी सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता के बारे में समझ रहे हो। ठीक है, इसके बाद जो सावधानियां होंगी उनको हम बाद में समझेंगे। पहले तो ये समझो कि पशुओं को गिराने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वही पॉइंट चल रहे हैं, आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके कारण क्या हैं। तो चौथा वाला, पांचवा समझो, पशुओं पर नंबर डालने के लिए। मान लो पहचान के लिए आप पशुओं पर नंबर डालते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको जो है पशुओं को गिराना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट आपका छूट गया। नाल लगाने के लिए, जैसे पशु होते हैं, पशु के पैर में नीचे चलने, पशु के पैर में यानी तली में उसके क्या लगाई जाती है, उसमें नाल लगाई जाती है, जिससे कि जो भी आपका सीमेंटेड रोड वगैरह होती हैं उन रोडों पे आराम से उस जो नाल लगी होती है उसके माध्यम से आराम से चल सके। नहीं तो अगर पैरों में पशुओं के नाल लगी हुई नहीं होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ जमीन, जहाँ पे मिट्टी होगी उस स्थान पे तो चलेंगे, लेकिन जहाँ पे मान लो पक्का रोड टाइप का होगा उस स्थानों पे जानवर, पशु नहीं चल पाएंगे। तो नाल लगने से ये फायदा हो जाएगा। तो नाल लगाने के लिए जाहिर सी बात है भाई पशु को गिराना पड़ेगा। अगला पॉइंट, पशुओं को बधिया करने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, अगर मान लो किसी भी पशु की नसबंदी करनी है, पशु को बधिया करना है, क्या करना है, बधिया करना है, तो उस कंडीशन में भी भाई पशु को गिराना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है, पशुओं का सींग रोधन करने के लिए। तो बिल्कुल सही बात, पशुओं का सींग रोधन करने के लिए भी पशुओं को गिराना पड़ेगा। इसका लास्ट कारण है कि खुरों की काट झाट के लिए।
भाई खुरों की काट छाट के लिए भी आपको पशुओं को गिराने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये तो थे कारण। ठीक, अब देखो अगली जो हेडिंग है आपकी, ये हेडिंग क्या कह रही है, इस बात को समझो। पशुओं को बस में करना अथवा नियंत्रण में करना। ठीक, क्या समझे आप, पशुओं को बस में करना अथवा कंट्रोल करना यानी नियंत्रण में करना। किसको, पशुओं को। पशुओं को बस में करने अथवा नियंत्रण के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनके माध्यम से आप पशुओं को अपने बस में कर सकते हैं और पशुओं पर पूर्ण तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आगे समझते हैं। वीडियो को लाइक करिए जल्दी से और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए समझिए। देखो इस विधि में सहायक व्यक्ति पहले पशु के बाईं ओर खड़ा होकर उसके सींग कंट्रोल करता है। बात को ध्यान से समझना, जो भी इमेजेस होंगी, जो भी पिक्चर वगैरह होंगी, वो भी आपको दिखाई जाएंगी। आप थ्योरी को अच्छे से समझते हुए चलना। देखो इस विधि की बात कर रहा है, कौन सी विधि की, पशु को खड़ा करके उनके मुंह, सिर तथा गर्दन आदि का परीक्षण करना हो आपको तब। इस विधि में सहायक व्यक्ति पहले पशु के बाईं ओर खड़ा होकर उसके सींग को क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। और फिर परीक्षक व्यक्ति को बाएं हाथ से नथने इस प्रकार पकड़ने चाहिए कि पहली 2 उंगली बाएं नथने में तथा अंगूठा दाएं नथने में पड़े। ऐसा करने से पशु का सिर कंट्रोल में आ जाता है और दाहिना हाथ अन्य कार्यों के लिए स्वतंत्र होता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी ध्यानपूर्वक अगर आप सुनोगे तब बहुत अच्छे से बात आपकी समझ में आ जाएगी, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान जो है वो मेरी बातों पर लगाइए आप। आगे समझिए। यदि पशु सीधा है तो दूसरी बात है, अन्यथा पशु के नथुने पकड़ने से पूर्व उसके सींग अवश्य पकड़वा लेना चाहिए। यदि सहायक उपलब्ध ना हो, यानी सहायक का मतलब है दूसरा व्यक्ति अगर उपलब्ध ना हो, तो परीक्षक को पशु के दाहिनी ओर खड़ा होकर अपने बाएं हाथ से पहले दाहिने सींग को पकड़ लेना चाहिए, तब दाहिने हाथ से नथुने पकड़ने चाहिए। यदि पशु सींग रहित है, यानी पशु सींग रहित का मतलब पशु के सींग नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, देखो तो आपको उस कंडीशन में ये करना पड़ेगा, तो केवल नथुने पकड़कर ही उसका परीक्षण करना चाहिए। पशु को बस में करने के लिए हर कंडीशन में यानी हर दशा में पशुओं के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। जैसे पुचकाकर, पीठ थपथपाकर उसे बस में करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पशुओं के सिर को किसी पेड़ अथवा खंभे में बांधकर एक आदमी उसकी पूंछ को पीछे की ओर खींचकर खड़ा हो जाता है। आगे समझिए। देखिए जैसा कि आप पिक्चर देखिए, पिक्चर में किस प्रकार से दिखाया गया है बेटा। ये देखिए एक खंभा है और इस खंभे के अंदर, इस खंभे से क्या काम करा है, ये जो पशु है, इस पशु के जो सींग हैं, इस सींगों को किससे, इस खंभे से बांध दिया है। ठीक है, और जो व्यक्ति है वो इसकी पूंछ को खींच रहा है। तो जैसा कि ये दिखाया भी गया है, लिखा भी गया है। देखिए पशु को खंभे या पेड़ से बांधकर बस में करना। आगे समझिए थोड़ा सा और समझिए बेटा। इस प्रकार पशु नियंत्रण में रहता है, यानी पशु को कंट्रोल कर सकते हैं और परीक्षक पशु के शरीर के विभिन्न भागों का परीक्षण कर लेता है। तो ये विधि थी। नेक्स्ट है पशु के अगले पैरों को बस में करना। तो इसके बारे में समझो बेटा, आप क्या कहना चाह रहा है ये, पशु के अगले पैरों को बस में करना। यहाँ पे समझिए, पशुओं के अगले पैरों को ऊपर उठाने के लिए एक मुलायम और मजबूत रस्सी को पैस्टन और फोर आर्म पर बांधा जाता है। बात समझ गए? नहीं समझे फिर से समझिए। देखो पशुओं के अगले पैर को ऊपर उठाने के लिए एक मुलायम और मजबूत रस्सी को पैस्टन और फोर आर्म पर बांधा जाता है। रस्सी को कड़ा करने से पूर्व घुटने के पृष्ठभाग के बीच में पुआल आदि कोई मुलायम चीज रख लेनी चाहिए। घोड़ों में प्रायः इस विधि का प्रयोग किया जाता है। रस्सी का प्रयोग करने से पूर्व उस पर कोई मुलायम कपड़ा लपेट लेना चाहिए, जिससे कि पशु की रस्सी की रगड़ के कारण क्या ना बन जाए, उस पर घाव ना बन पाए।
अब देखिए इसकी पिक्चर, देखो बेटा ये है इसकी पिक्चर। पशु को बस में करने के लिए बाएं हाथ से सींग पकड़कर दाएं हाथ से परीक्षण करना। देखो ये आप पूरा देख रहे हो, ये पशु है बेटा और ये जैसे मैन यानी आदमी है। अब देखो नीचे क्या दर्शाया जा रहा है, आपको ध्यान से समझना। पशु को बस में करने के लिए बाएं हाथ से सींग, यानी जो ये बायां वाला हाथ है ना, इस हाथ से तो पकड़ लिया इसने सींग, ठीक है। और जो दायां हाथ है ये वाला हाथ, ये दायां हाथ से क्या करेगा, परीक्षण करेगा। नेक्स्ट आगे समझिए। आप 2 से 3 बार वीडियो को देखना, आराम से सारी स्टोरी आपको याद हो जाएगी। गाय बैल इत्यादि के अगले पैर को उठाने के लिए रस्सी को पशु के मध्य पृष्ठ पर से लाकर पशु के फैटलोक और कैनन के बीच में बांध लेते हैं। इस प्रकार रस्सी को एक आदमी अपनी ओर खींचता है और दूसरा आदमी बंधी हुई टांग को ऊपर उठाता है। इस प्रकार पशु तीनों पैरों पर ही खड़ा रहकर बस में हो जाता है। इसमें पशु को सहारा देते रहना चाहिए, अन्यथा पशु गिर सकता है। ये भी कंडीशन आ जाएगी, अगर आप पशु को सहारा नहीं दोगे तो पशु भाई गिर भी सकता है। ये भी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो थर्ड हेडिंग है, थर्ड हेडिंग आपसे क्या कह रहा है समझो। देखो पशु के पिछले पैरों को बस में करना, तो पशु के पिछले पैरों को बस में किस प्रकार से करोगे उसके बारे में थोड़ा सा समझिए। इस विधि में पशु के पैर को ऊपर उठाने के लिए 2 मीटर लंबे मजबूत चिकने डंडे की आवश्यकता होती है। जैसा कि पिक्चर में फिर दिखाया जाएगा आपको, यहाँ पे सिर्फ समझिए। पशु के पिछले पैरों की बात हो रही है, पिछले पैरों को बस में किस प्रकार से आप कर सकते हो। तो आपने समझा कि इस विधि में पशु के पैर को ऊपर उठाने के लिए 2 मीटर लंबे मजबूत चिकने डंडे की आवश्यकता होती है। जिस टांग को ऊपर उठाना होता है उसके टखने के सामने और दूसरी टांग के पीछे टखने के ऊपर से डंडे को लगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बेटा, डंडे को लगा दिया जाता है। अब एक आदमी डंडे के दोनों सिरों को पकड़कर टखने और ऊपर को उठाता है, टखने के ऊपर को उठाता है। इस प्रकार पशु का पिछला पैर ऊपर उठ जाता है। दूसरे आदमी को क्या चाहिए, थोड़ी सी बात और समझिए तब बात कंप्लीट होगी। देखो दूसरे आदमी को चाहिए कि वह ऊपर उठने वाले पैर के पुट्ठे को सहारा देते रहे, जिससे पशु के शरीर का संतुलन ना बिगड़ पाए। जब पशु के शरीर का संतुलन ना बिगड़ेगा तो फिर वो नहीं गिरेगा। बैल के पिछले पैर को पूंछ की सहायता से भी उठाया जा सकता है, जैसा कि देखिए ये डायग्राम में दर्शाया गया है। पशु का पिछला पैर उठाना, किस प्रकार से पशु का पिछला पैर उठाया जाता है। देखिए एक मनुष्य ये है, दूसरा ये है और दोनों ने इस देखिए ये जो डंडा है, ये डंडा, इस डंडे से देखो ये वाला जो पैर है ये उसका बैल का उठा रखा है। ऊपर वाली पिक्चर देखते हैं, ऊपर वाली पिक्चर क्या थी, रस्सी की सहायता से अगला पैर को उठाना। देखिए किस प्रकार से रस्सी की हेल्प से ये कोई पेड़ है, सपोज दैट पेड़ है, पेड़ से इस बैल को बांध रखा है और देखिए इसका अगला पैर है वो रस्सी की सहायता से, रस्सी की हेल्प लेकर इन्होंने उठा रखा है। तो रस्सी की सहायता से अगला पैर उठाना था, ये उसकी पिक्चर थी। और ये आपका हो गया पशु का पिछला पैर उठाना। अगली हेडिंग को समझिए आप। देखो बेटा वीडियो को अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो कमेंट करिए किस कारण से आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है। मैंने आपसे कहा कि आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप कमेंट करिए आपको प्रॉब्लम क्या है। एग्रीकल्चर में क्लास 12 AG है, इसके सब्जेक्ट चल रहे हैं। एक बार फिर बता दूं, क्लास 12 एग्रीकल्चर में आपकी एग्रोनॉमी है। एग्रोनॉमी में बिल्कुल कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 1। दूसरा सब्जेक्ट है आपका जूलॉजी, तो बेटा जूलॉजी भी मैं पूरी कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट आपका दे रखा है केमिस्ट्री, तो मैं केमिस्ट्री को भी कंप्लीट करा चुका हूं ऑलरेडी। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट से पढ़िए, मेरे चैनल को खोलिए और प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है सब्जेक्ट की,
वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री में निःशुल्क घर बैठे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये एनिमल हस्बेंड्री चल रही है, इसकी लगभग 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैं एनिमल हस्बेंड्री भी आपकी कंप्लीट करा दूंगा। तो इन चारों सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करिए, मेरे चैनल के माध्यम से आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो बेटा आगे समझिए, देखिए दुधारू पशुओं को ऐन की परीक्षा के लिए बस में करना, दुधारू पशुओं को ऐन की परीक्षा के लिए बस में करना यानी परीक्षण कराना है, सीधे सीधे समझो। दूध देने वाले पशुओं को दूध निकालने के लिए अथवा अयन का परीक्षण करने के लिए पशु की पिछले यानी पीछे वाली दोनों टांगों के टखनों के ऊपर एक बारीक मुलायम और मजबूत रस्सी को अंग्रेजी के अंक 8 के समान गांठ द्वारा बांध देना चाहिए। इसी गांठ में पूंछ के बालों का गुच्छा भी बांध देते हैं। इसके बाद अयन का परीक्षण कर लिया जाता है या करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम के बारे में देखिए ये डायग्राम है, ये गाय है, ठीक है। गाय को इस प्रकार से बांधा गया है और जो पिछली टांगें हैं वो देखिए रस्सी से कुछ इस प्रकार से बांधी गई हैं और ये पूंछ भी इसी में बांध दी गई है। गिरे हुए बैल को बस में करना ये दिखाया गया है। अब देखिए ये तो क्वेश्चन आपका हो गया कि पशुओं को गिराने के लिए सावधानियां क्या क्या अपनानी चाहिए, क्या क्या विधियां थी, वो सब आप पढ़ चुके। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुरू हो चुका है, क्वेश्चन है बीमार पशु के लक्षण। आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताओ भाई जो बीमार पशु होते हैं उन बीमार पशुओं के क्या क्या लक्षण हैं। तो बीमार पशु के आपसे लक्षण पूछे जाएंगे, उन्हीं लक्षणों की हम बात इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ बेटा आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आराम से आप मेरे चैनल से सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर हो, चाहे तो आप क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, ठीक है। दोनों की क्लासें भरपूर मिलेंगी, दोनों के टोटल सब्जेक्ट आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो आप सभी को बताइए, जितने भी आपके एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं सभी को मेरे चैनल के बारे में बताइए और लिंक को सभी दोस्तों को अपने शेयर भी करते रहिए। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बेटा समझने की कोशिश करते हैं। बीमार पशुओं के लक्षण। तो देखो बीमार पशुओं के लक्षण देखकर उनकी पहचान करना एक पशुपालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखो अगर आपका कोई भी पशु है, आप पशुपालन कर रहे हैं, मान लो आपके घर पे कोई भी पशु है जिनको आप पाल रहे हो, ठीक है, उसका पालन कर रहे हो, अगर वो पशु रोगी हो यानी किसी कारण से बीमार पड़ जाए, उसके बीमारी के लक्षण पनपने लगें, तो उसे आप किस प्रकार से पहचानोगे, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपसे क्या कहा गया, देखो बीमार पशुओं के लक्षण देखकर उनकी पहचान करना एक पशुपालक के लिए, पशुपालक का मतलब है जो पालने वाला है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बीमारी की पहचान यदि प्रारंभिक अवस्था में हो जाए, यानी बीमारी का मतलब है जो भी बीमारी लग रही है पशु को, वो यानी स्टार्टिंग यानी शुरू में ही उस स्टेज का पता लग जाए तो उसका इलाज करना आसान हो जाता है और पशु के शरीर में कमजोरी भी नहीं आने पाती। स्टार्टिंग में अगर मान लो कोई भी बीमारी है आपके पशु को लग गई और आप पशु को पाल रहे हो, आपको पता ही नहीं चला और उसमें वो लग गया टाइम 1 महीने 2 महीने, तो पशु की जो ताकत है, कह सकते हो आपकी बॉडी है, वो भी क्षति होगी और उसमें बहुत सारा आपका रुपया भी खर्च हो जाएगा, फिर पशु के बचने के चांस हैं वो कम हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में ही पता लगा लेना चाहिए। आगे समझो बेटा, अगला पॉइंट है अतः पशुपालक को बीमार पशुओं के निम्नलिखित लक्षणों का ज्ञान होना चाहिए। अगर मान लो कोई भी पशु आप बेटा अपने घर पे पाल रहे हो, ठीक है, किसी भी पशु का आप पालन कर रहे हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे कुछ भी कोई भी जानवर हो, कोई भी पशु हो, तो जो बीमारी के लक्षण हैं उन लक्षणों को आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि मान लो कभी भी आपके पशु को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उन लक्षणों की सहायता से आप पता लगा सको कि इस पशु को क्या बीमारी है और तुरंत डॉक्टर की हेल्प जिससे कि आप ले सको। समझो बेटा पहला पॉइंट, देखो रोगी पशु प्रायः उदास रहेगा, सुस्त रहेगा और बेचैन रहेगा। पहला तो लक्षण ये है। दूसरा लक्षण है रोगी पशु चारा दाना छोड़ देते हैं और जुगाली भी नहीं करते। देखो ये दूसरा लक्षण है। अगर आप चारा दाना दोगे तो भी वो छोड़ देगा, नहीं खाएगा और जुगाली भी नहीं करेगा।
ये रोगी पशु की पहचान है। थर्ड पॉइंट, रोगी पशु की सांस दुर्गंध युक्त होती है, आंखों में कीचड़ या पानी टपकता है। तो आंखों में कीचड़ का आना और पानी का टपकना भी कहीं ना कहीं ये संकेत है। अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट समझो आप। अगला पॉइंट है रोगी पशु के कान चुस्त ना रहकर ढीले और लटकने लगते हैं। अब आपका ये पॉइंट है, ये बहुत बेहतरीन है। इसे तो एक कह सकते हो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा तो वो भी ये पहचान के पता लगा लेगा कि पशु कैसा है, बीमार है। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात आपको बताई गई है। रोगी पशु के जो कान होते हैं वो चुस्त ना रहकर कैसे हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं या लटकने लगते हैं। और कोई भी देखना एक्टिव पशु होगा उसके कान ढीले नहीं होंगे और ना ही लटकते होंगे। अगला लक्षण समझिए आप बेटा। अगला लक्षण है थूथन। थूथन को बोलते हैं मजिल, गीला न रहकर शुष्क हो जाता है। अगला पॉइंट, रोगी पशु के मुंह से लार तथा नाक से पानी टपकने लगता है। तो ये भी पहचान है। कोई पशु अगर रोगी है तो पशु के मुंह से क्या निकलेगा, लार निकलेगा और नाक से पानी भी टपकने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, वह भली भांति चल फिर नहीं पाता और बैठा रहता है। सपोज दैट कोई भी पशु है वो बीमार है, तो बीमार पशु है यानी कोई भी लक्षण बीमारी के पनप गए हैं उस पशु के अंदर, तो बेटा वह चल फिर नहीं पाएगा और एक ही स्थान पर बैठा रहेगा। तो समझ जाओ आपकी पशु को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, लक्षण उसके पनप गए। नेक्स्ट पॉइंट, दूध देने वाले पशुओं में रोगी होने पर दूध उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है तथा बैलों की कार्य करने की क्षमता भी घट जाती है। सपोज दैट कोई दूध देने वाला पशु है, जैसे गाय हुई या भैंस हुई, और वो पशु रोगी हो जाए, कोई भी बीमारी उसे अटैक कर गई हो, तो बेटा उसके जो दूध उत्पादन है ना उसकी मात्रा में भी कमी हो जाएगी। हो सकता है वो पहले 2 लीटर देता हो, फिर बाद में 2 लीटर से कम 1.5 लीटर पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और जो बैल होते हैं, बैल के कार्य करने की जो क्षमता है वो भी घट जाएगी। हो सकता है पहले जो स्वस्थ बैल थे वो 1 घंटे के अंदर 1 एकड़ खेत को जोत देते हों, 1 एकड़ खेत को जोतते हों, ठीक है। और अब जब उसे बीमारी लग गई उस पशु को, तो हो सकता है भाई वो 1 घंटे में ना जोत पाए और आधा ही खेत यानी 1 एकड़ से आधा यानी ½ एकड़ ही खेत जोतने के बाद वो बिल्कुल थक जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी पॉइंट काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अगला पॉइंट समझो, रोगी पशु की नाड़ी गति, श्वास गति तथा टेम्परेचर, तापक्रम समान न रहकर विभिन्नता आ जाती है। यह रोगी पशु का प्रमुख लक्षण है। बेटा वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए जल्दी से जल्दी बेटा। चलिए 10वां पॉइंट समझते हैं। 10वां पॉइंट बेटा कह रहा है कि रोगी पशु का चेहरा उदास प्रतीत होता है। देखो कितना अच्छा पॉइंट इन्होंने बताया ये कि जो रोगी पशु है उसका चेहरा कैसा होता है, उदास प्रतीत होता है तथा शारीरिक कमजोरी भी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, रोगी पशु में गोबर मूत्र विसर्जन की क्रिया या तो बंद हो जाती है या फिर उसमें असामान्यता आ जाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है आपका। अगला पॉइंट देखिए दे रखा है इन्होंने, रोगी पशु का सिर नीचे को झुका हुआ या लटका हुआ होता है और पशु दिखने में असामान्य, सुस्त और निर्बल दिखाई पड़ता है। तो ये सारे लक्षण थे। अगली जो हेडिंग है वो है संक्रामक रोगों से पशु रक्षा के उपाय। तो इस बात को भी समझिए। देखो बेटा, देखो मैंने आपसे कई बार कहा है, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो भी आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आ रही है, इसका कारण क्या है, ठीक है। क्या मेरी आप तक वॉइस नहीं पहुंच पा रही है, आवाज़ नहीं पहुंच रही है, या कंटेंट में कमी है, या मेरे पढ़ाने में भी आपकी पढ़ाने में कोई कमी रह गई है। अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है तो कमेंट करिए। कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप नीचे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपकी हर समस्या का समाधान कर सकूं। अगली बेटा जो हेडिंग है वो है संक्रामक रोगों से पशु रक्षा के उपाय। देखो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भाई हेडिंग है। इस हेडिंग को आप मिस मत करना, इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना
काफ़ी अच्छी हेडिंग है, संक्रामक रोगों से पशु रक्षा के उपाय। यानी कौन कौन से हम ऐसे उपाय करें जिससे अपने पशुओं को संक्रामक रोगों से बचा सकें। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट, बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग बांध देना चाहिए। पहला काम आपको ये करना है कि जो भी पशु है वो, मान लो एक पशु बीमार है और बकाया पशु कैसे हैं, बकाया पशु स्वस्थ हैं यानी ठीक है। तो जो बीमार वाला पशु है बेटा, ये जो बीमार वाला पशु है इससे अलग बांध दो आप, ठीक। सेकेंड, रोगी पशु का स्थान ऐसा हो जहां गर्मी सर्दी से बचाव हो सके। बैठने के लिए फर्श पर बिछावन की सुविधा होनी चाहिए। कोई भी पशु रोगी है उसका स्थान ऐसा होना चाहिए जहां गर्मी और सर्दी से उसे बचाया जा सके। अगर बैठने के लिए मान लो फर्श की व्यवस्था है तो उस पर भी बिछावन की सुविधा होनी चाहिए। कोई भी गर्म चीज़, जैसे आपने गांव वगैरह में देखा होगा जो गन्ने के खेत में पताई जो होती है, गन्ने के पे जो पताई जो आती है वो वाली इसमें डाल देते हैं, तो जिससे कि जो ठंडा मौसम ना हो पशुओं के लिए, एकदम गर्मी वाला मौसम, वो गर्मी वाला जो कंडीशन है वो उसे मिल सके। अगला पॉइंट है यहाँ पे, रोगी पशु से उदारता का व्यवहार करना चाहिए। रोगी पशु से उदारता का व्यवहार भी करना चाहिए। नेक्स्ट, पशु के रोग के अनुसार ही उसे आहार देना चाहिए। रोगी पशु को नरम हरे चारे और पीने के लिए हल्का गर्म पानी देना चाहिए। तो ये भी बचाव का कारण है। संक्रामक रोगों से चल रहे हैं, संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय चल रहे हैं, संक्रामक रोगों से पशु रक्षा के उपाय चल रहे हैं, इस बात को समझिए आप। अगला पॉइंट समझो आप, पूरे क्षेत्र में रोग फैलने पर चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। अगर कोई भी बीमारी है, कोई महामारी चल रही है और वो पूरे क्षेत्र में फैल चुकी है, पूरे क्षेत्र में रोग फैल चुका है, तो आप जो चिकित्सक है, जो डॉक्टर्स है आपके आसपास में, उसकी सलाह लेना चाहिए, क्योंकि विभिन्न रोगों में विभिन्न उपचार होते हैं। ये बात भी आपको पता है। जैसे जैसे भिन्न भिन्न रोग होंगे वैसे ही भिन्न भिन्न उपचार भी उसके होंगे। नेक्स्ट, नियमित रूप से टीका मतलब वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। विभिन्न बीमारियों से पशुओं को बचाने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के टीके लगवाते रहना चाहिए। जैसे पशुओं में कौन कौन से, जैसे गला घोटू रोग बरसात में होता है, इसका टीका बरसात शुरू होने से पूर्व ही, यानी बरसात शुरू होने से पहले ही लगवा लेना चाहिए। किसका? गला घोटू रोग का टीका। नेक्स्ट पॉइंट, रोगी पशुओं का तुरंत उपचार होना चाहिए। जो भी रोगी पशु हैं उनका तुरंत जल्दी से जल्दी आप उपचार करिए, अन्यथा उनकी बीमारी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। जब बीमारी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उसके दुष्परिणाम आएगा, उसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव फॉर्म में ही आएगा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट को समझो आप, बीमार पशु यदि मर जाता है तो उसे जंगल में गहरे गड्ढे में चूने की परत डालकर दबाना चाहिए तथा पशु के संपर्क में आए सभी पदार्थ, मल, मूत्र तथा बिछावन आदि का भी गहरे गड्ढे में या तो दबा देना चाहिए या जला देना चाहिए। पशु के बंधने के स्थान को ठीक प्रकार से जीवाणु रहित करने के लिए 3% फिनाइल का घोल छिड़कना चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसको आप देख लीजिए। इसकी बेटा जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो आपका क्लास 12 एग्रीकल्चर का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर कुछ टाइम बाद ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इस बात की आप टेंशन ना लें, आप सिर्फ और सिर्फ टॉपिक को बेटा समझते हुए चलिए। अगला पॉइंट है पशुओं का चरागाह आदि में चरना बंद कर देना उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट है, पशुओं को एक स्थान पर अधिक संख्या में इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जैसे पशु मेले एवं प्रदर्शनियों से लाए गए पशुओं को पशुओं के झुंड में मिलाने से पूर्व 40 दिन तक अलग रखकर देख लेना चाहिए कि किसी रोग का लक्षण प्रकट तो नहीं होता। ये भी पॉइंट काफ़ी बेहतरीन है। अगला पॉइंट है पशुशाला एवं अन्य सहायक सामग्री की सफाई भली प्रकार करनी चाहिए। अगला पॉइंट समझिए। देखो बेटा, 2 पॉइंट आपके और हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, देखिए जो आपका एनिमल हस्बेंड्री का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में अभी ये चल रहा है,
इस सब्जेक्ट में किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अभी कमेंट करिए, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व की जाएगी। ये विश्वास करिए आप। आपकी कमेंट को मैं हर बच्चे के कमेंट को ज़रूर पढ़ता हूँ, ठीक है, और हर बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व भी बहुत जल्द से जल्द करता हूँ। तो आप कमेंट करिए आपको एनिमल हस्बेंड्री में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर दी जाएगी। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर सभी जो भी आपका एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस है वो बिल्कुल कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप कहोगे कि इसमें ये समझ में नहीं आया, इसमें वो समझ में नहीं आया, इसमें ये छूट गया वो छूट गया, तो आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। ये अच्छे से आप समझ लो। 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैं कह रहा हूँ आपकी जो एनिमल हस्बेंड्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस बीच कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए, आपके हर कमेंट का आंसर दिया जाएगा, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। चलिए समझिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है समय समय पर पशुओं की शारीरिक जांच करवाकर देखते रहना चाहिए। इसमें पशु की श्वास गति, टेम्परेचर तथा नाड़ी गति की नियमित जांच करानी चाहिए। ये भी काम आपको नियमित रूप से कराना चाहिए, ठीक है। समय समय पर क्या करना चाहिए, पशुओं की शारीरिक जांच भी करवानी चाहिए और पशु की श्वास गति, तापक्रम यानी टेम्परेचर और नाड़ी गति की नियमित भी जांच करवानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट समझो आप। सभी पशुओं की दैनिक शारीरिक सफाई के लिए खुरैरा करना तथा पानी से स्नान कराना आदि आवश्यक है। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसे लगी जल्द से जल्दी कमेंट करिए, आपके कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में।